दिल्ली पॉलिटेक्निक का लेटेस्ट अप्लाइड मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 10 क्वेश्चन अगर 14 में से आपने 10 के सही आंसर दिए तो आपको 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वो है एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। पहले z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के व्यापक रूप में अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो ऐसे चेंज किया जाता है, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसको इस फॉर्म में चेंज किया तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, 1 माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा बी जैसा है, इसको हमें r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। r की कुछ वैल्यू होगी, थीटा की कुछ वैल्यू होगी, और cos और प्लस और साइन आई और आयोटा एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, देखिए इसका एक तो प्रॉपर मेथड है पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है। डिटेल लेक्चर मैंने बना रखा है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में देखना है तो वहां जाके देख लीजिए। इसको डायरेक्टली कैसे करना है शॉर्टकट तरीके से, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से हो जाए तो ज्यादा बेटर है, समय कम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, जो आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करने पर, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, हाँ √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, √2 बटे √2 से कट जाएगा तो सेम हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने अब आगे देख पता चल जाएगा आपको, जो ऊपर वाला √2 है उसको एज इट इज रहने दीजिए, और 1/√2, हाँ √2, इसको √2/√2 को √2 इंटू 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इस √2 का अंदर, चलो यहां पे लिखते हैं, इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 1/√2, ये माइनस है, सॉरी माइनस है बीच में, हाँ आयोटा के आगे माइनस है, 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमें पोलर फॉर्म में ले जाना है तो इस प्रकार से हमें बनाना होगा, है ना। तो बाहर r है तो r की जगह तो √2, ठीक है, अंदर cos में चाहिए आयोटा, ठीक है, यहां पे cos और sin चाहिए। ठीक है, तो 1/√2 साइन cos में किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर पढ़े होंगे आपने। तो √2 बाहर रहेगा, 1/√2 की जगह आप लिख सकते हैं cos 45 या cos π/4 को रेडियन में π/4 और डिग्री में 45 डिग्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आप 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, π/4 मतलब 45 डिग्री। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसलिए इसकी जगह हम नहीं रखते। ठीक है, माइनस आयोटा 1/√2 में साइन चाहिए, यहाँ पे साइन में किसकी वैल्यू, साइन 45 की भी वही होती है 1/√2, cos 45 की भी 1/√2 होती है, π/4 साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसके लिए जगह रख दिया। ठीक है जी, तो देखिए स्टूडेंट, r cos थीटा प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आयोटा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, यही आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको करेंगे, और डिटेल में अगर इसको पढ़ना है कि पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल लेक्चर वहां जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1 + 2/x की होल पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आपके पास हो तो सबसे पहले हम लिमिट रखते हैं। ठीक है, लिमिट रखते हैं मतलब
इस फंक्शन में x की जगह इनफाइनाइट, x टेंस टू a है तो x की जगह, x टेंस टू 1 है तो 1, x की जगह 1, x टेंस टू इनफाइनाइट है तो x की जगह इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह इनफाइनाइट रख दें तो क्या होगा, देखो 1 + 2 अपॉन x की जगह इनफाइनाइट और होल पावर इनफाइनाइट, ठीक है। और 1 2 अपॉन इनफाइनाइट, जब अपॉन में इनफाइनाइट होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और 1 + 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 की पावर इनफाइनाइट बचेगा, ठीक है। और 1 की अपॉन इनफाइनाइट जो ये फॉर्म है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जो कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, उनमें से एक इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट भी होती है। डिटेल लेक्चर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इस पे भी हमने डिटेल लेक्चर बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब अगर 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं, पहले हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म हटानी होती है फिर लिमिट रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म आए और फंक्शन की पावर, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप में कुछ मीन्स कि अगर आपका कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे फंक्शन fx हो और पावर में भी x का वेरिएबल वाला फंक्शन हो, मतलब वेरिएबल वाला फंक्शन हो, यहाँ भी वेरिएबल वाला फंक्शन, पावर में भी वेरिएबल वाला फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं था, वो कांस्टेंट फंक्शन था, ठीक है। यहाँ भी अंदर भी x है, पावर में भी x है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जब fx की पावर gx और लिमिट x टेंस टू a लगी हो तो इसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला है कि जब 1 की पावर इनफाइनाइट वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म हो और वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो याद रख लेना आपको, ठीक है, याद रख लेना। क्या है, दिस इज इक्वल टू होता है e की पावर लिमिट, यही वाली लगाएंगे, x टेंस टू a और जो पावर है gx उसको लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये जो नीचे वाला फंक्शन fx उसको लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू fx की वेरिएबल की पावर वेरिएबल fx की पावर gx, तो e की पावर कर देंगे और लिमिट यही रखेंगे और इनटू ये आएगा और ब्रैकेट में दिस -1 आएगा। अब ये बताओ कि इसका क्या होगा, जब दिस इज इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा जी। अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, नहीं आया समझ में तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर रहेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है fx की पावर gx। तो e की पावर क्या है, लिमिट x टेंस टू a है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू क्या आएगा बताइए भाई, यहाँ x टेंस टू a था इसलिए x टेंस टू है, यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट था, यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट आएगा, सिंपल सी बात है। gx की जगह क्या है, यहाँ पे x है भैया, और ब्रैकेट के अंदर या चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, gx की जगह x लिख दिया, fx -1, fx की जगह पूरा है नीचे, fx की जगह 1 + 2 अपॉन x है और फिर -1 कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 से -1 कट रहा है तो बचा क्या आपका, इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x इंटू ब्रैकेट इंटू कर दो और बचा क्या 2 अपॉन x, x से x भी कट जा रहा है तो इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 2, ठीक है जी। अब लिमिट लगा दो क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। लिमिट लगाने का मतलब x टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब x की जगह इनफाइनाइट रख दो, x कहीं है नहीं तो कहीं नहीं रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो बचेगा क्या, e की पावर 2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डिटेल लेक्चर पढ़ना है, लिमिट के बारे में गहराई से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। डिफरेंशिएट y इक्वल टू, आपके पास y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x दे रखा है और इसका डिफरेंशिएशन आपको विद रिस्पेक्ट x करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन dx यहाँ भी लगता है यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ जब d अपॉन dx लगेगा तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है।
यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स लगता है आगे, ठीक है ना, लगता है ना, ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कॉस स्क्वायर एक्स बाहर डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है, अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर बना रखे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का भाई, कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, जो भी हो, पावर आगे जाती है और एक कम हो जाती पावर, ठीक है। अगर साइन क्यूब होता, साइन क्यूब एक्स, तो 3 आगे आता है और एक पावर कम, मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स बचता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 इंटू कॉस एक्स, एक पावर कम हो जाएगी, कॉस एक्स बचेगा ना, पावर कम हो गई, 2 थी एक रह गई, कॉस एक्स है ना, एक पावर को लिखते नहीं, कॉस एक्स इंटू, फिर जिसकी पावर है उसका फिर से किया जाता है, कॉस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स और लिख दो भैया, है ना, माइनस साइन एक्स और लिख दो। अब ये मत कर देना कि माइनस कॉस एक्स माइनस ब्रैकेट है ना, माइनस नहीं हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, माइनस आगे आ जाएगा, हाँ माइनस आगे आ जाएगा, 2 आएगा, साइन एक्स आएगा इंटू कॉस एक्स आएगा, ठीक है जी, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस तो अपनी जगह पे है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको आप साइन 2x भी लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस साइन 2x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, डिटेल में डिफरेंशिएशन भी बता रखा हमने, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पे जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, देखो दो एक्स के दोनों तरफ 2 डंडे लगते हैं, उसको मॉड बोलते हैं, ठीक है, मॉड एक्स, ठीक है, और निकालना क्या आपको, जब एफ एक्स इक्वल टू दिस है तो एफ माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा कि ये बताना है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एफ माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भैया जब आपने लेफ्ट साइड में एफ एक्स, एक्स की जगह पे लेफ्ट साइड में -3 रख दिया, एफ की जगह एफ जैसे ब्रैकेट एज इट इज, एक्स की जगह -3 रख दिया, एक्स की जगह लेफ्ट साइड में -3 रखा, तो राइट साइड में भी एक्स की जगह पे -3 रख दो, तो एक्स की जगह पे क्या रख दो -3 प्लस यहाँ पे भी मॉड के अंदर -3 एक्स की जगह, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू -3 एज इट इज रहेगा ये, प्लस मॉड -3 का मान 3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, मॉड 2 का मान भी 2 होता है और मॉड -2 का मान भी 2 होता है। मॉड लगाने से पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है मॉड लगाने से, तो मॉड -3 प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। अब -3 और +3 कट करके 0 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा, देखिए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a बेस e, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दिस एज इट इज आता है a की पावर x और log a बेस e आ जाता है। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, मान लीजिए, या ये कांस्टेंट मतलब 2 की पावर x है जैसे, हाँ, तो 2 की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर सेम इसी के जैसा होगा, 2 की पावर x और log a की जगह 2 आएगा बेस e, ठीक है। और अगर x की पावर 2 हो तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, बताइए, ये क्या है, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो फिर जब पावर में कांस्टेंट होती है तो 2 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, 2x हो गया, ठीक है। अगर 2 की पावर 2 है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। इसी प्रकार से अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले लॉग बोथ साइड लिया जाता है, फिर किया जाता है, ठीक है। तो चारों तरीके मैंने बता दी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है जी। तो a की पावर x की जगह 3 की पावर x, तो a की जगह 3 है बस, ठीक है, और एज इट इज इसको, तो a की पावर x 3 की पावर x मतलब 3 की पावर x
इंटू लॉग 3 बेस ई, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ये स्टूडेंट ये भी पूछा जाता है कि ए की पावर एक्स का बताओ जी। तो अगर ए की पावर एक्स की जगह ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो तो वो ए की पावर एक्स ही होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है भैया, है तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसी के जैसे होना चाहिए था, तो इसी के जैसे करो, क्या दिक्कत है। ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह ई, और बेस में ई तो रहता ही है। तो जब लॉग ई बेस ई, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जब लॉग ई और बेस सेम होता है ये दोनों, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ए की पावर एक्स ही रह जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, इसलिए होता है। तो 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस ई, 2 की पावर एक्स तो 2 की पावर एक्स लॉग 2 बेस ई, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट है कि राइट द वैल्यू ऑफ, आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि जब भी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो उसका मान 0 आएगा, आंसर। सिंपल सी बात है। अगर इंटीग्रेशन 2 to 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। हाँ, तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट भी ए है, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए 0 हो जाता ना। तो जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो ऐसे इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। सिंपल सी आंसर, आप सीधे 0 लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। ठीक, अब इसके इसी के जैसा एक दूसरा इंटीग्रेशन का ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है भैया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, क्योंकि बीच में प्लस है ना। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स dx, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन का तो पावर आगे आती है, पावर कम हो जाती है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जब भी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो, तो वेरिएबल की पावर 1 बढ़ा दी जाती है, n+1 कर दी जाती है, और अपॉन में भी वही आता है। जो पावर है 1 बढ़ जाती है n+1, और वो जो पावर है वही अपॉन में भी आती है। और प्लस सी तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता ही, इंडेफिनिट मतलब जिसमें लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होती जिसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, x की पावर 2 है तो x की पावर 1 और बढ़ जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, और जो पावर है वही अपॉन में भी आती है 3, प्लस इसका हो चुका है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी खुद होता है सेम, और इंटीग्रेशन भी खुद सेम होता है। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, बस। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c तो लगता ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक है, आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास एक कर्व दे रखा है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 1। ठीक है, ये कर्व दे रखा है, मान लीजिए आपका कर्व ये है आपका, देखिए मान लीजिए ये है आपका कर्व। ठीक है, ये कर्व, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 1। ठीक है, अब इसके किसी पॉइंट पर, इसके किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर जहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, मतलब इस P पॉइंट पर, ये वाला P पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कुछ और होगी, पता नहीं हमें। ठीक है, इसलिए y लिख देते हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 है यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप बताना है। देखो एक होता है टेंजेंट, ये टेंजेंट इसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ये जो टच करती है P पॉइंट पर, टच करती है कर्व को, टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए यहाँ पे स्लोप यहाँ पे m है। ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के
परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, पी पॉइंट से होकर जाता है। ये है आपका नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं। चलो ठीक है, टेंजेंट का स्लोप m1 है तो नॉर्मल का स्लोप हमें m2 मान लेते हैं और उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो इस कर्व में जो नॉर्मल है इसका स्लोप बताना है, स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे निकल, देखिए स्टूडेंट, पहले कर्व का हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कर्व दे रखा है ना उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जब भी स्लोप निकालना हो तो dy बटे dx ही स्लोप होता है, तो dy बटे dx निकालो, इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा, 2 आगे आता 3 दूना 6x हो जाएगा और 1 का 0 6x। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है ना वो dy बटे dx ही होता है, dy बटे dx एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर dy बटे dx की जो वैल्यू होगी, तो dy बटे dx की वैल्यू 6x है, तो x इज इक्वल टू 1 पर dy बटे dx की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह 1 रख दो भैया, तो 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेंजेंट का स्लोप, लेकिन हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, नाउ हम जानते हैं, वी नो दैट, कि नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लाई हमेशा -1 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप m1 इंटू m2 इनका मल्टीप्लाई हमेशा -1 के बराबर होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहां से आपको m2 चाहिए ना, m2 मतलब नॉर्मल का स्लोप चाहिए, वो हो जाएगा -1 बटे m1, -1 बटे m1 की जगह 6 रख दो, तो -1 बटे 6 आपका आंसर आ जाएगा, m2 मतलब नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, ओके, इस प्रकार से इसको करेंगे। डिटेल लेक्चर इसका भी जानना है स्टूडेंट, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड एफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक तरीका यह है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व की, देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो लगता है बाहर e की पावर x है, अंदर एफ एक्स है, और उसके बाद प्लस के बाद इस एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन है, तो दिस इज इक्वल टू ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स होता है। यहां पे भी ये जो है ना, ये इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एफ एक्स। ठीक है, इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा भैया क्या, माइनस भी आएगा इसमें, एफ डैश एक्स जो होगा ना, अगर आपका एफ एक्स जो है 1/x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, एफ डैश एक्स बराबर होगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब d/dx, और x की पावर ऊपर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, तो माइनस आगे आ जाएगा, है ना, और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो मतलब -2 हो जाएगी, मतलब -1/x स्क्वायर, इसको नीचे ले -1/x स्क्वायर, तो जब एफ एक्स 1/x है तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, -1/x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, इसलिए e की पावर एफ एक्स है, e की पावर एफ एक्स है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, इसका इंटीग्रेशन करो, इसको रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑलरेडी जो है एक कट जाएगा, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू 1/x आ जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, और डिटेल में समझने तो इंटीग्रेशन का डिटेल लेक्चर में नीचे दे रहा हूँ, लिंक है, वहां पे जाके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसका, कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स
इज इक्वल टू 4e⁻x, ठीक है। इसकी मेन वैल्यू निकालनी है ओवर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब f(x) इस फंक्शन की मेन वैल्यू 0 और 1 के बीच, मेन वैल्यू मतलब मध्य की वैल्यू, 0 और 1 के मध्य की वैल्यू। हाँ, तो स्टूडेंट क्या है कि एक होता है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, LMT इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है f' इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ठीक है। ये होती है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वेयर C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A to B। मतलब कहने का ये है कि अगर ये यहाँ पे A है और यहाँ पे B है तो C जो है A और B के बीच में कहीं पे होगी, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, मतलब A और B के बीच में ही होगी, जहाँ पे भी होगी, कहीं पे इधर 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 कहीं भी होगी। हाँ, ये लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे A की जगह पे स्टूडेंट 0 है ना, A इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है और B इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। C हमें निकालना है, मीन वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इससे निकलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो हमें f' चाहिए, FB चाहिए, FA चाहिए और B माइनस C। FB की जगह F1 चाहिए क्योंकि B इक्वल टू 1 है ना। FA की जगह F0 चाहिए। तो इन सब चीजों को निकाल लो पहले। देखिए जब fx बराबर ये है तो f' बराबर क्या होगा, fx बराबर दिस, f' बराबर क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, हाँ, 4 e⁻x का डिफरेंस e⁻x, तो f' 4e⁻x ही होगा कि नहीं होगा, 4e⁻x ही होगा। अच्छा, अब जब f' बराबर ये है तो f' बराबर क्या होगा जो हमें निकालना है, तो x की जगह c रख दिया तो यहाँ पे भी 4e⁻c हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। f' निकल गया भैया, ठीक है। f' यहाँ रखने के लिए हमें हो जाएगा। अब FB चाहिए और FA चाहिए, है, FB और FA चाहिए। नाउ FB मतलब F1 बराबर क्या होगा, देखो fx बराबर ये है तो F1 बराबर क्या होगा, x की जगह 1 रख दो तो 4e⁻1 मतलब 4e, ठीक है। एंड FA चाहिए तो FA मतलब 0, F0 बराबर क्या होगा, fx बराबर है तो F0 पर x की जगह 0 तो इधर भी 0, तो 4e⁻0 मतलब e⁻0 1 तो 4 बचेगा, ठीक है। ओके, नाउ बाय लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम f' बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ठीक है। ओके, एम्प्लाइज f' की वैल्यू क्या है, 4e⁻c इज इक्वल टू FB क्या निकला भैया, FB क्या निकला, FB मतलब F1, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 1 रखेंगे, इसकी जगह 1, ओके, ठीक है, तो कोई बात नहीं, FB की जगह F1, ठीक है ना, FB जगह F1 रखेंगे तो F1 की वैल्यू 4e माइनस FA मतलब F0 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन B माइनस A मतलब B की जगह 1 और B की जगह 1 और A की जगह 0, तो 1 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, ठीक है, एम्प्लाइज 4e⁻c इज इक्वल टू, ये 1 रहेगा नीचे, 4 कॉमन आएगा यहाँ पे ऊपर, 4 ब्रैकेट में वो e माइनस 1, तो 4 से 4 कटेगा दोनों तरफ, e⁻c इज इक्वल टू e माइनस 1, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, तो लॉग e⁻c इज इक्वल टू लॉग e माइनस 1, c आगे आएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, चलो, हाँ, c आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी है जो इसकी पावर होती है आगे आती है, c आगे आएगा और log e बेस e 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू बचेगा आपका log e माइनस 1। आंसर ये है मीन वैल्यू मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा भैया कमेंट में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ऑर्डर। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल पावर 2
-2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स की होल पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, ठीक है। ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा बार, सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, डी वाई बटे डी एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, डी थ्री वाई बटे डी एक्स क्यू होता तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा हो रखा है? ये वाला हो रखा है, ठीक है। ये एक बार है, ये 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार हो रखा है डिफरेंशिएशन? 2 बार हो रखा है। तो यही ऑर्डर होता है, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है मैक्सिमम, तो ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी होल पावर। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या है? 2 है, तो वही डिग्री होती है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, होल पावर डिग्री होती है, तो ये आपका ऑर्डर है, डिग्री हो गया, आंसर खत्म बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करना है जबकि एक्स 0 से छोटा है। सिंपल है भाई, देखिए ऐसा है, ये जो मॉड y इज इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन है, इसका जब ग्राफ आप बनाते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ये ऐसे और ऐसे बनता है, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ है ये, एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ठीक बीच में 45 डिग्री। अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक x होती है और एक माइनस एक्स होती है। मॉड एक्स की 2 वैल्यू होती हैं, एक x और एक माइनस एक्स। x तब होती हैं जब मॉड के अंदर जो x है वो 0 से बड़ा है, x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस x तब होती है इफ x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो देखिए डायरेक्ट अगर मॉड लगा हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते, तो पहले आपको मॉड हटाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये है। तो मॉड x की वैल्यू ये होगी या ये होगी, बताइए, क्योंकि मॉड x की 2 ही वैल्यू हो सकती है, x होगी या माइनस x होगी। तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? अगर x 0 से बड़ा है तो x होगी, x 0 से छोटा है तो माइनस x होगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि x 0 से छोटा है, तो इसलिए मॉड x की जो माइनस x होगी, तो मॉड x की जगह यहाँ पे माइनस x रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी अपॉन डी एक्स और x, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। ये है स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि इस का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 में से 10 करने होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसको, है ना। 2 मार्क्स के इजी भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 14 है, इसमें आपको दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक होता है डेल y अपॉन डेल x और एक होता है dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल y अपॉन डेल x का मतलब y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल, आंशिक अवकलन, ठीक है। जब डेल होता है तो आंशिक, पार्शियल, ठीक। तो डेल z अपॉन डेल x का मतलब होता है कि जो z की जगह डेल अपॉन डेल x लिखो और z की जगह क्या लिखा है? x की पावर y, ठीक। तो x की पावर y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाता है या आंशिक अवकलन करने के लिए बोला जाता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो तो वेरिएबल रहेगा, उसके अलावा जो और वेरिएबल है वो कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। अभी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे y क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। तो x का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे
y को कांस्टेंट मानने से क्या हो जाएगा, x की पावर 2 जैसा हो जाएगा। और x की पावर 2 का डिफरेंशियल कैसे कहते हैं, 2 आगे आ जाता है, या x की पावर 5 माना जाएगा, x की पावर 5 जैसे, x की पावर y मतलब x की पावर 5, क्योंकि y कांस्टेंट है। x की पावर 5 का डिफरेंशियल करेंगे अगर आप, क्या आएगा बताओ, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 5x की पावर 4। यहाँ पे भी x की पावर y है, y कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल में x के अलावा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है, तो उसके अलावा y जो है कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो y आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 आया था, और x की एक पावर कम हो जाएगी, तो y -1 हो जाएगी, तो y इंटू एक्स की पावर y -1 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये 14 के 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, हो सकता है इनमें से ही आपके एग्जाम में कुछ टकर जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा हेल्प कर रहा है, तो उसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, उनको भी हम सॉल्व करके अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन भी आपके लिए बनाने चाहिए, वीडियो लेक्चर बनाने चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, तो मैं ज़रूर उससे आगे क्वेश्चन भी जल्द से जल्द एग्जाम से पहले आपको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।